नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने मुफ्त में राशन योजना PMJKAY को अगले 5 साल तक बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में 1 साल तक बढ़ाए जाने का ही जिक्र किया गया है। इसी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठा दिया है कि आखिर पीएम मोदी की घोषणा और सरकारी दस्तावेज में ये अंतर क्यों है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सरकार द्वारा जारी दस्तावेज के स्क्रीनशॉट को ट्वीट करते हुए लिखा है कि 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ चुनाव अभियान के दौरान पीएम मोदी ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा, लेकिन कल शाम मोदी सरकार की एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए ही बढ़ा दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा घोषित योजना को आगे बढ़ाने का कोई जिक्र नहीं है। इसी बात को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठा दिया है। उन्होंने पूछा है कि वास्तव में ये क्या हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर प्रधानमंत्री की घोषणा उनकी सरकार के प्रेस नोट में क्यों नहीं दिखती है। बीजेपी सरकार की आलोचना करती रही जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शैला रशीद का रुख बदल गया है। आजकल वो बीजेपी सरकार और पीएम मोदी के जमकर तारीफ कर रही हैं। अपने बदलते रुख पर चर्चा करते हुए शैला रशीद ने समाचार एजेंसी ANI के एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया साइट X पर शेयर करते हुए लिखा है, मेरे हृदय परिवर्तन की वजह ये एहसास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी एक निस्वार्थ व्यक्ति हैं जो भारत को बदलने के लिए कठोर फैसले ले रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि शैला रशीद ने अपने इस वीडियो ट्वीट के लिए कमेंट्स को ऑफ कर दिया है, यानी कोई भी अन्य X यूजर इस ट्वीट को कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है। शैला रशीद ने ट्वीट में लिखा है, पीएम मोदी ने अपने खिलाफ कड़ी आलोचना का सामना किया है, लेकिन फिर भी समावेशी विकास के अपने नजरिए पर वो डटे रहे, जिसमें कोई भी पीछे नहीं छूटता है। शैला रशीद कहती हैं कि जिस तरह से भारत सरकार ने कश्मीर में स्थिति संभाली है, मैं उससे काफी प्रभावित हुई हूँ। मैंने बीजेपी पीएम गृहमंत्री के बारे में कई बातें कही हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भारत सरकार को घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर बहुत आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने सबका सामना किया। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतना अलोकप्रिय जोखिम भरा फैसला क्यों ले रहा है, लेकिन फिर मैंने महसूस किया और यही मेरे हृदय परिवर्तन की वजह भी बना कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री गृहमंत्री बेहद निस्वार्थ लोग हैं जो सिर्फ राष्ट्र हित की परवाह करते हैं, क्योंकि कोई भी इतनी आलोचना क्यों झेलेगा। ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने अपनी जेल की कहानी बताई है और कहा है कि कैसे एक कैदी जो पहले शिवसेना का सदस्य था और बीजेपी का समर्थक है, उसने कहा था। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि जब मैं जेल में था, वो एक कैदी ने कहा कि जुबैर भाई, आप भाजपा में क्यों नहीं शामिल हो जाते, ये सभी फर्जी मामले हैं, आपके खिलाफ कुछ ही समय में हटा दिया जाएगा, पार्टी नेतृत्व द्वारा आपका स्वागत किया जाएगा, आपको गाली देने वाले सभी पार्टी समर्थक आपकी प्रशंसा करने लगेंगे, पैसा भी बहुत है, सम्मान मिलेगा, अपना परिवार और खुद का भविष्य देखो। मोहम्मद जुबैर ने इसके साथ ही लिखा है कि स्मिता प्रकाश का हालिया पॉडकास्ट देखने के बाद जेल में हमारी बातचीत याद आ गई। बता दें, अभी ताज़ा पॉडकास्ट उनका जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शैला रशीद के साथ है, जिसमें वो पीएम मोदी के जमकर तारीफ कर रही हैं। हो सकता है कि जुबैर उन्हीं की बात कर रहे हों। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच जारी जुबानी जंग और अजित की लगभग 3 सप्ताह तक राज्य सचिवालय से अनुपस्थिति ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में दरार पड़ रही है और राज्य में उबाल जारी है। बता दें, अजित पिछले 20 दिनों से मंत्रालय नहीं गए हैं। हालांकि डेंगू के कारण वो कुछ दिनों तक लोगों की नज़रों से दूर रहे, लेकिन उबरने के बाद भी वो पुणे में अपने भाई के घर गए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के दिल्ली गए, बारामती में परिवार के मिलन समारोह में भी शामिल हुए। बुधवार को उन्होंने भाई दूज के मौके पर अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले से भी मुलाकात की, लेकिन गुरुवार को वो फिर से सचिवालय नहीं गए। ये सब घटनाएं माहौल गर्मा रही हैं। इससे पिछले हफ्ते ये एक बार फिर स्पष्ट हो गया कि शिवसेना और एनसीपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि सीएम ने मंत्रियों के बीच अंदरूनी कलह पर नाराजगी व्यक्त की थी। बुधवार को वरिष्ठ सेना नेता और पूर्व मंत्री रामदास कदम ने फिर से अजित पवार पर सीधा हमला किया। उन्होंने बताया कि वो उस समय डेंगू के कारण बीमार पड़ गए जब सरकार मराठा आरक्षण विरोध प्रदर्शन को लेकर दबाव में थी। उन्होंने कहा कि जब मराठा समुदाय ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को निशाना बनाया तो अजित पवार डेंगू से पीड़ित हो गए। उन्होंने पूछा कि सत्ता पक्ष के विधायक सरकार के खिलाफ विरोध कैसे कर सकते हैं। अजित के समूह में एक मंत्री को सौंपे गए विभाग के लिए काम करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच झगड़ा इस हद तक बढ़ गया है कि राज्य प्रशासन ने इंतजार करो और देखो की स्थिति में जाने का फैसला किया है।
स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी महाविकास आघाड़ी के आखिरी दिनों में थी। कोई नहीं जानता कि किसी निश्चित प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ना है या नहीं, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सभी पक्ष इस पर सहमत होंगे। अजीत खेमे के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कैबिनेट विस्तार और राज्य मंत्रियों के विभागों का आवंटन, निगमों में राजनीतिक नियुक्तियां और जिला अभिभावक मंत्रालयों का पुनर्वितरण जैसे मुद्दे दोनों पक्षों के बीच विवाद के बिंदुओं में से हैं। चर्चा से जुड़े लोगों के मुताबिक अजीत ग्रुप 2024 में कम से कम 19 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की सेना की मांग से भी नाराज है। अक्टूबर में द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए अजीत ने कहा कि ऐसे फैसलों के लिए इंतजार किया जा सकता है और कोई भी पार्टी तब तक कुछ भी मांग करने के लिए स्वतंत्र है। वहीं अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक एक बात जो सेना को रास नहीं आती है वो ये है कि अजीत के पास जो पावर है, क्योंकि वो वित्त मंत्री हैं। तेलंगाना में मतदान होने में 3 सप्ताह से भी कम समय बचा है। ऐसे में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के प्रचार अभियान में बदलाव होता दिख रहा है, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस के कांग्रेस की गति पकड़ने को लेकर सतर्क रहने की अटकलें तेज हो गई हैं। लोग कहने लगे हैं कि उनको लगने लगा है कि कांग्रेस बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है और यही कारण है कि केसीआर को डर सताने लगा है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री केसीआर और मंत्री केटीआर और टी हरीश राव सहित बीआरएस के शीर्ष अधिकारियों के बयानों में एक स्पष्ट बदलाव आया है। सरकार की उपलब्धियों के बारे में बार बार बात करने और ये कहने कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो बीआरएस के हालिया दावे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो रायथू बंधु और धरनी पोर्टल को खत्म कर देगी, जिसकी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख रेवंत रेड्डी ने तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीआरएस नेता लोगों से झूठ बोल रहे हैं और डराने का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस प्रमुख का कहना है कि केसीआर को एहसास हो गया है कि उनकी सरकार गिर जाएगी। किसानों को मुफ्त बिजली देने की शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी, हम इसे कैसे रोक सकते हैं? हम रायतू बंधु को खत्म नहीं कर रहे हैं, इसके उलट हमने अमाउंट बढ़ाने का वादा किया है। इसके अलावा हम धरनी पोर्टल में गड़बड़ियों को सुधारेंगे और इसे रद्द नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि लोग पहले से ही जानते हैं कि बीआरएस झूठ फैला रही है। केसीआर के रुख में बदलाव सोमवार को भद्राद्री कोठागुडम जिले के बरगम पाटू में शुरू हुआ, जहां उन्होंने कहा कि रेवंत और राहुल गांधी जैसे कांग्रेस नेताओं ने धरनी पोर्टल को बंगाल की खाड़ी में फेंकने का वादा किया है। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो बिचौलिया संस्कृति फिर से पनपेगी। उन्होंने कहा कि रायतू बंधु और धरनी को जारी रखने के लिए आपको बीआरएस को सत्ता में लाने के लिए वोट करना होगा। लोगों को यह तय करना होगा कि कैसे बंगाल की खाड़ी में किसको फेंकना है। उन्होंने मंगलवार को पालकुर्ती में अपना दावा दोहराया, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो रायतू बंधु खत्म समझो। ऐसे ही बयान बीआरएस के बाकी नेता भी देने लगे हैं। न्यूज़ 24 के पत्रकार ने जब राजस्थान में लोगों से बात की तो लोगों ने अहम बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने वाला माहौल इस बार तो नहीं है और तीसरा मोर्चा अहम भूमिका निभा सकता है। तीसरे मोर्चे की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि वजह है आपस में टकराव, दोनों पार्टियों में बगावत है, इसलिए वोट कट रहा है। जवाब देने वाले शख्स बीजेपी के समर्थक थे, हालांकि वो इस बार निर्दलीयों को वोट दे रहे हैं जिन्होंने बीजेपी से बगावत की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का माहौल भी अच्छा नहीं है क्योंकि बीजेपी के ही लोग निर्दलीय को वोट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का ही हूँ लेकिन मैं निर्दलीय को दे रहा हूँ। राजस्थान में तीसरे मोर्चे की अहम भूमिका होगी, जिसके साथ ये जाएंगे उसकी सरकार बन सकती है। इसके साथ ही एक अन्य व्यक्ति ने भी गहलोत सरकार के काम की तारीफ की। हालांकि जब राम मंदिर बनने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर के साथ रोजगार भी होना चाहिए। हालांकि ये दोनों शख्स बागी को वोट कर रहे थे। कुल मिलाकर गहलोत के काम की तारीफ वो लोग भी कर चुके हैं जो उनको वोट नहीं कर रहे हैं और ऐसा कई रिपोर्ट्स में आ चुका है। अब कांग्रेस के ऊपर है कि वो कितना जोर लगाए और इन वोटर्स को अपनी ओर खींचे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने में चुरू पहुंचे राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने आपको 15 लाख रुपए देने का वादा किया था जो किसी को नहीं मिला और कभी मिलेगा भी नहीं। पीएम मोदी ने आपको 15 लाख रुपए तो नहीं दिए लेकिन अरबपतियों के 14.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जाति जनगणना कराएगी। इसके साथ ही देश में कांग्रेस की सरकार बनते ही हम जाति जनगणना शुरू कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के नेता जहां भी जाते हैं नफरत फैलाने का काम करते हैं। इसका इलाज कांग्रेस पार्टी करती है। वो भाजपा के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल देती है। पीएम मोदी बीमा योजना लेकर आए, इसके लिए पैसा जीएसटी से आप लोग ही देते हैं, लेकिन जब तूफान आता है, ओला गिरता है, किसानों का नुकसान होता है तो बीमा कंपनी वाले कहते हैं कि हम आपको 1 रुपया भी नहीं दे सकते। ये नरेंद्र मोदी जी की योजना है। राहुल ने कहा कि हमने राजस्थान में चिरंजीवी योजना लागू की जिसमें 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज है। यहाँ स्वास्थ्य योजना का सीधा फायदा 50% ओबीसी का होता है।
हम किसानों की कर्ज माफ़ी करते हैं, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलते हैं, नए कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने से 50% फ़ायदा यहाँ के पिछड़ों को होता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। इससे पहले बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी टोंक में जनसभा कर रहे हैं। इस दौरान उनके बयान वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में वो कहते हुए सुनाई देते हैं कि राजस्थान के चुनाव पर पूरे देश की ही नहीं पाकिस्तान की भी नज़र है, खासकर टोंक सीट पर। बता दें कि टोंक सीट कांग्रेस नेता सचिन पायलट की सीट है। रमेश विधूड़ी ने कहा, टोंक के चुनाव पर लाहौर की भी नज़र है। टोंक वाले कुछ लोग पीएफआई के लोगों को शरण देने का काम करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ चुनाव नतीजे आने के बाद भारत में लड्डू बंटने चाहिए, लाहौर में नहीं। दिल्ली से सांसद विधूड़ी ने कहा कि टोंक पर हमास जैसे आतंकवादी नजर गड़ाए बैठे हैं कि यहाँ एक्सीडेंट में अगर कोई विशेष समुदाय का मारा जाएगा तो उसके परिवार को नौकरी और 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि दूसरी ओर किसी बेकसूर कन्हैया की हत्या कर दी जाती है तब भीख के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस चुनाव पर देश की नज़र नहीं, देश के बाहर बैठे दुश्मनों की भी है। ये अस्मिता का सवाल है। इसके बाद लोगों का कहना है कि इसी काम के लिए तो विधूड़ी को टोंक भेजा गया था। राजस्थान में पीएम मोदी के द्वारा ये कहे जाने के बाद कि कमल का बटन ऐसे दबाओ जैसे उन्हें फांसी दे रहे हो, इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है कि जब नाच मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की कांग्रेस नेताओं के प्रति घृणा का सहज अंदाजा उनके इस बयान से लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा कोई व्यक्ति वोट के जरिए फांसी देने की बात कैसे कर सकता है। प्रधानमंत्री लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। ये हेट स्पीच का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग यदि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए गंभीर है तो उन्हें इसका तुरंत संज्ञान लेकर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की इस बौखलाहट का जवाब जनता चुनाव में जरूर देगी। राजस्थान चुनाव नजदीक आने के साथ साथ ही कांग्रेस द्वारा लगातार पार्टी नेताओं के बीच मतभेद खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पहले अशोक गहलोत और पायलट के साथ साथ पोस्टर शेयर किए गए और फिर गहलोत के द्वारा पायलट के साथ फोटो डालने और अब राहुल गांधी का आज सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ दिखना। जयपुर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी के साथ गहलोत और पायलट को देख पत्रकार उनसे बात करना चाह रहे थे। तभी राहुल गांधी ने कहा कि हम एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, हम एक साथ हैं और आगे भी रहेंगे। कांग्रेस पार्टी यहाँ स्वीप करके चुनाव जीतेगी। इस दौरान गहलोत मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। इस वीडियो को ट्वीट कर जयराम रमेश ने लिखा है कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का माहौल जारी है, साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान के 9 दिन पहले बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। राजधानी जयपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया। जेपी नड्डा ने इस दौरान अशोक गहलोत सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार तुष्टीकरण करने वाली है, पेपर लीक करने वाली है, घोटाले और भ्रष्टाचार करने वाली सरकार है, इसलिए इसे हटाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का तेज विकास करने के लिए डबल इंजन की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। इस मौके पर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहे। इस संकल्प पत्र में हर जिले में महिला थाना खोलने और हर थाने में एक महिला डेस्क बनाने का वादा किया गया है। महिला अपराध को रोकने के लिए उन्होंने हर शहर में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का भी वादा किया है। महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू करने का आश्वासन दिया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार नवजात लड़कियों को 2 लाख रुपए का सेविंग्स बॉन्ड देगी। मातृत्व वंदना योजना के तहत महिलाओं को मिल रहे 5,000 रुपए की राशि बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जाएगा। पार्टी ने उज्ज्वला रसोई गैस धारकों को 450 रुपए की दर से सिलेंडर देने का वादा किया है। साथ ही मेरठ में आने वाली 12वीं की छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी देने का भी वादा किया गया है। पार्टी ने गेहूं की 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद का भरोसा दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन करेंगे। नीतीश कुमार ने पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबका विकास करना चाहते हैं और सबके उत्थान के लिए 5 साल लग जाएंगे, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि 2 साल में विकास किया जा सके। उन्होंने कहा कि बिहार एक समय में कितना आगे था लेकिन आज पीछे हो गया है, इसलिए हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि जल्द ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें ताकि हम लोगों का विकास और उत्थान 5 साल के बजाय 2 साल में कर सकें। विपक्षी शासित राज्य सरकारों द्वारा राज्यपालों पर काम में अड़ंगा लगाए जाने के आरोपों के बीच तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने 10 विधेयक लौटा दिए हैं।
ये विधेयक उनकी सहमति के लिए उनके पास लंबित थे। ये विधानसभा में पास हो गए थे। राज्यपाल के पास कुल 12 विधेयक लंबित थे, जिनमें से उन्होंने 10 वापस कर दिए हैं। विधानसभा में लौटाए गए अधिकांश विधेयक राज्य विश्वविद्यालयों से संबंधित थे। इसलिए राज्य सरकार ने विधेयकों को एक बार फिर से पेश करने और पारित करने के लिए शनिवार को तमिलनाडु विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। बता दें, राज्यपाल द्वारा विधेयक लौटाए जाने का ये मामला तब सामने आया है जब करीब एक हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे राज्यपालों को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप आग से खेल रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ढह गई सुरंग के मलबे में फंसे 40 निर्माण श्रमिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान गुरुवार को 5वें दिन प्रवेश कर गया। 96 घंटों से अधिक समय से श्रमिक सुरंग के भीतर कैद हैं। उनका जीवन खतरे में है। मुख्यमंत्री घटना के अगले दिन यहाँ आए। अखबारों और टीवी में चिंता जताते हुए उनका फोटो और वीडियो आ गया। इसके बाद वो मध्य प्रदेश में पार्टी के चुनाव प्रचार में चले गए। अधिकारी तमाम दावे कर रहे हैं कि दिल्ली से बड़ी मशीन मंगाई गई है, लेकिन किसी के पास सही जवाब नहीं है। मजदूरों के परिवार ने बुधवार शाम पर उस साइट पर प्रदर्शन भी किया और आरोप लगाया कि सरकार लापरवाही कर रही है। सोशल मीडिया पर अभिनेता नाना पाटेकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक बच्चे को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो वाराणसी में चल रही जर्नी नामक फिल्म की शूटिंग के दौरान का है। अब इसको लेकर खुद नाना पाटेकर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर फैल रहे एक वीडियो की कई लोग गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। असल में जो हुआ वो मेरी आने वाली फिल्म जर्नी की शूटिंग के लिए हुए रिहर्सल के दौरान गलतफहमी का नतीजा है। वो इस वीडियो में बता रहे हैं कि उन्हें शूटिंग के दौरान एक बच्चे को थप्पड़ मारने का अभिनय करना था, लेकिन संयोग से रिहर्सल के दौरान एक दूसरा बच्चा वहां आ गया, जिसे उन्होंने फिल्म वाला बच्चा मान लिया और उन्होंने उसे थप्पड़ जड़ दिया। इजरायली रक्षा बलों ने गुरुवार को वीडियो साझा कर दावा किया है कि उसके सैनिकों को गजा के सबसे बड़े अस्पताल पर छापे में हथियारों सहित सैन्य उपकरण मिले हैं। इजरायल ने दावा किया है कि उसको सबूत मिले हैं कि हमास आतंकी गतिविधियों के लिए विस्फोटकों और हथियारों को रखने के लिए अस्पतालों का उपयोग करता है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में इजरायली रक्षा बल यानी IDF ने दावा किया है कि हमास अल-शिफा अस्पताल में MRI भवन का उपयोग एक कमांड सेंटर यानी मुख्यालय के रूप में और तकनीकी उपकरणों को रखने के लिए भी करता है। वीडियो में कथित तौर पर MRI मशीन दिखती है और इसके पीछे कुछ विस्फोटक रखे हुए हैं। वीडियो में ये साफ नहीं होता है कि उन विस्फोटकों और हथियारों को वहां किसने और कब रखा है। वीडियो में ऐसे ही कई और कमरों को दिखाया गया है और इजरायली सेना ने दावा किया है कि ये सबूत है कि अस्पताल का इस्तेमाल हमास के कमांड सेंटर के रूप में किया जा रहा था। वहीं फिलिस्तीनी नेशनल इनिशिएटिव के महासचिव मुस्तफा बरगौती ने कहा कि इजरायल ने वीडियो में जो दिखाया वो आसानी से सेना द्वारा ही लगाया जा सकता था। अल जजीरा के पत्रकार के मुताबिक गजा शहर के अहली अरब अस्पताल को इजरायली हवाई हमलों ने निशाना बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों को मेडिकल फैकल्टी पर छापा मारने की तैयारी के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये अस्पताल केवल बुनियादी मेडिकल सर्विसेज दे रहा है क्योंकि इसे पहले युद्ध में निशाना बनाया गया था। स्विट्जरलैंड में फिलिस्तीनी राजदूत इब्राहिम खरीशी ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के मेंबर्स के देशों की एक सभा में कहा कि तुम लोगों को इस कमरे में जागना चाहिए। ये एक नरसंहार है और हम इसे टीवी पर देख रहे हैं। ये जारी नहीं रह सकता है। इजरायली सेना ने अल-शिफा अस्पताल की एक पूरी इमारत को उड़ा दिया है। विशेष सर्जरी बिल्डिंग अंदर से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके अलावा इजरायली सेना ने अस्पताल के अंदर दवा और चिकित्सा उपकरणों के एक गोदाम को भी उड़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने कमरों के बीच की दीवारें और इमारत के अंदर के सभी मेडिकल इक्विपमेंट पूरी तरह से नष्ट कर दिए हैं। इस बीच लगभग 200 लोगों की आंखों पर पट्टी बांधकर पूछताछ करने और अज्ञात क्षेत्रों में ले जाने की खबरें हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के अंदर जिन गवाहों से उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि इजरायली सैनिकों ने 30 लोगों से शुरुआत की, जिनके कपड़े उतार दिए गए और उन्हें अस्पताल के खुले इलाके में ले जाया गया। पूछताछ के बाद और लोगों को ले जाया गया, आंखों पर पट्टी बांध दी गई। इजरायल हमास युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गजा में मानवीय मदद के लिए युद्ध रोकने की मांग वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को विशेष सत्र के दौरान लाए गए प्रस्ताव का 12 देशों ने समर्थन किया, जबकि अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। नए प्रस्ताव में गजा पट्टी में मानवीय मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन की मांग की गई है। इसके अलावा बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा की मांग की गई है। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के ऐतिहासिक फिलोली एस्टेट में बुधवार को
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक अहम मुलाकात हुई। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के अवसर पर दोनों देशों के प्रमुखों के बीच हुई बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि इसके जरिए पिछले कई महीनों से जारी तनाव कम किया जा सकता है। इस शिखर सम्मेलन के बाद लगभग 20 मिनट तक चले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कई अहम बातें कही। उन्होंने बताया कि अमेरिका और चीन के बीच मिलिट्री कम्युनिकेशन फिर से बहाल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो और शी जिनपिंग संचार के और सीधे रास्ते बनाए रखेंगे। बीबीसी के अनुसार एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कैलिफोर्निया में मुलाकात करने के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार के सवाल के जवाब में बाइडेन ने एक बार फिर दोहराया है कि शी जिनपिंग तानाशाह हैं। बाइडेन ने कहा वो इस अर्थ में तानाशाह हैं कि वो ऐसे देश की सत्ता संभालते हैं जो एक कम्युनिस्ट देश है, जो सरकार के एक ऐसे स्वरूप पर आधारित है जो हमसे पूरी तरह अलग है। इससे पहले जून 2023 में बाइडेन ने शी जिनपिंग को तानाशाह कहकर हंगामा मचा दिया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।